नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर देश के कई हिस्सों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ से जुड़ी। आसमान से बरस रही आफत ने जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कोहराम मचा दिया। बारिश की वजह से कहीं नदियां उफान पर आ गईं तो कहीं बाढ़ के पानी में पूरी की पूरी कार समा गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान के कई जिलों में बीते 3 दिनों में हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया। बिहार में तो बाढ़ और बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन भारी बारिश की वजह से नागालैंड में तो भयानक तबाही मच गई। राजधानी कोहिमा में पहाड़ खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस भयानक हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना कोहिमा दीमापुर हाईवे पर तब हुई जब भारी बारिश की वजह से वहां जैम लग गया और इसी बारिश के बीच पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरे, जिन्होंने वहां खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। वहां से सामने आए वीडियो में दिखा कि एक बड़ा पत्थर सबसे पहले काले रंग की एक गाड़ी के ऊपर गिरा, जिससे वो गाड़ी पूरी तरह पिचक गई। उसी पत्थर ने फिर बगल में खड़ी सफेद रंग की गाड़ी को पलट दिया। इन दोनों गाड़ियों के आगे खड़ी एक और गाड़ी भी पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गई, जिससे वो कार भी हाईवे पर ही पलट गई। इसी तरह पहाड़ से गिरे कई पत्थर हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए खाई में जा गिरे। इस दौरान वहां लगातार बारिश भी होती रही। पहाड़ खिसकने से हुए इस हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊना से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश से नदियों में आए उफान की वजह से एक गाड़ी तेज लहरों में तिनके की तरह बह गई, जिसे देखकर लोग सहम गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दिया, जिसके बीच एक गाड़ी बुरी तरह फंसी नजर आई। वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि गाड़ी धीरे धीरे पानी में बहती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर तक गाड़ी पानी के थपेड़ों को सहती रही, लेकिन ज्यादा देर तक वो सैलाब के आगे नहीं टिक पाई और देखते ही देखते वो पानी की तेज धारा के साथ बह गई। बताया गया कि पानी की तेज धारा के बीच ड्राइवर ने सड़क पार करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो उस सैलाब में बह गई। इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से भी सामने आई, जहां एक कार सैलाब में डूब गई। उधर देहरादून से भी दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बरसाती नदी में उफान आने से एक गाड़ी बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो गाड़ी बहकर सड़क किनारे जा पहुंची। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी सड़क पार करने के चक्कर में पानी की तेज लहरों में फंस गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ऐसा लगा कि वो गाड़ी नदी की लहरों में बह जाएगी। हालांकि कुछ लोग उसे तेज लहरों से निकालने के लिए एक ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। इसके बाद उस गाड़ी को उस ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधा गया और फिर उसे उफनती नदी से बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 4 कांवड़िए नदी के बीचों बीच फंस गए, जिनकी मदद के लिए पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पानी के तेज बहाव के बीच फंसे उन 4 कांवड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश की। बताया गया कि हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो 4 कांवड़िए तेज बहाव के बीच फंस गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनकी सांसें अटक गईं। कांवड़ियों को नदी के बीचों बीच फंसा देख वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से उनका रेस्क्यू किया और उन्हें नदी से बाहर निकाला। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जहां कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई और कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक गाड़ी पानी के बीच फंसी नजर आई। इस दौरान गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, जिन्होंने काफी देर तक गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच वहां से गुजर रही पुलिस की नजर उस गाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से गाड़ी को धक्का देकर उसे पानी से बाहर निकाला। इसी तरह पानी के बीच एक स्कूटर के फंसने की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें उस स्कूटर पर बैठा एक आदमी अपनी पूरी ताकत से स्कूटर को खींचता नजर आया। इस बीच मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज बारिश के बाद सड़क धंसने से कुछ गाड़ियां गड्ढे में जा गिरी, जबकि कुछ गाड़ियां सड़क के मलबे में दब गईं। महाराष्ट्र में कई दिनों से हो रही भारी बारिश से शहर की कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। लेकिन मुंबई के चेंबूर की घटना ने लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि वहां देखते ही देखते एक सड़क खाई में तब्दील हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसता दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक कार भी खड़ी नजर आई और जैसे ही सड़क धंसी वो कार भी उसी में समा गई। वीडियो में कार कई बार पलटते हुए सड़क के मलबे में दब गई। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में मलबे के नीचे कई मोटरसाइकिलें भी दबी नजर आईं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिनमें मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी शामिल हैं। उधर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। उत्तर कन्नड़ में तो सड़क पर भरे पानी में कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए,
जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लग गया। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां से पैदल गुजर रहे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से कई सड़कें तालाब बन गई। मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही इन जिलों में स्कूल और कॉलेज को भी बंद करने का आदेश दिया गया। हालांकि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कुछ लोग मौज मस्ती भी करते दिखाई दिए। इस बीच बिहार के दरभंगा जिले में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि वहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पानी में डूब गया। अस्पताल के कोने कोने में बाढ़ का गंदा और मटमैला पानी भर गया, जिससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। अस्पताल के मेडिसिन विभाग, शिशु रोग विभाग और इमरजेंसी वार्ड में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाहर से इलाज कराने आने वाले हैं, उनको भी आने में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में बाढ़ के पानी की वजह से जनरल वार्ड तो मानो तालाब बन गया। वहीं हर तरफ गंदा पानी भर जाने से पीने के साफ पानी का संकट पैदा हो गया। जो डीएमसीएच के यहाँ चापाकल है उसमें भी से यही गंदा पानी आ रहा है। अस्पताल में आई बाढ़ की वजह से मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहां हालात ऐसे बन गए कि अस्पताल से मरीज पलायन को मजबूर हो गए। अस्पताल में बाढ़ का गंदा पानी भरने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। पहले से हुई बीमारी और ऊपर से अस्पताल में भरे बाढ़ के पानी ने मरीजों के साथ उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि जिस इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए ये लोग पहुंचे थे, वहां खुद इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। किसी भी वार्ड में चले जाएंगे, वहाँ चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और ये इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में हालात ऐसे बन गए कि मरीज वहां से जान बचाकर भागने लगे। घुटना भर पानी है और जो भी मरीज यहाँ पर भर्ती हैं वो धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हालांकि इन मुश्किल हालात में भी कई लोग मजबूरी में पानी भरे वार्ड में अपना इलाज कराते दिखे। लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से दरभंगा जिले के सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में ही कोहराम नहीं मचा, बल्कि वहां कई इलाकों में भयानक तबाही आ गई। तेज बारिश के बाद कई जगह सड़कें तालाब बन गई, गलियों में दरिया बहता दिखा, जिसने लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। दरभंगा नगर निगम के पास कुछ घरों में तो करीब 2 फीट पानी भर गया, जिससे वहां रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। काफ़ी जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने के साथ ही दरभंगा के कुछ इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी भरा दिखा। मौसम विभाग ने बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, जमुई, अररिया, किशनगंज, लखीसराय, नवादा, खगड़िया और बांका में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उधर बिहार के गोपालगंज में हुई कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहां बारिश के बाद शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इतना ही नहीं, बारिश का पानी वहां नगर पालिका के कार्यालय तक पहुंच गया। एक वीडियो में नगर पालिका के कार्यालय के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों में आने वाले पूरे हफ्ते में भारी बारिश की आशंका जताई, यानी आने वाले दिनों में वहां लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ के बीच एक ट्रक फंस गया। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक एक सूखी हुई नदी के बीच से गुजर रहा था, तभी अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और ट्रक बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके बाद ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर की जान खतरे में आ गई। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रक पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया और ट्रक की छत पर उसके ड्राइवर और हेल्पर जान बचाने की गुहार लगाते दिखे। करीब 2.5 घंटे तक वो दोनों मौत से जिंदगी की जंग लड़ते रहे, जिसके बाद आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए और उनमें 2 लोग नदी में छलांग लगाकर ट्रक तक पहुंच गए। फिर एक रस्सी के सहारे ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर को नदी से बाहर निकाला गया। उधर नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने भी उत्तर प्रदेश के कई दूसरे इलाकों में तबाही मचा दी। तेज बारिश की वजह से वहां नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे यूपी के बलरामपुर में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि वहां कई इलाके बाढ़ के पानी में समा गए। नेपाल में बारिश आफत बनकर बरसी, जिसने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां लगातार हुई तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिनका पानी बाढ़ की शक्ल में यूपी के बलरामपुर में घुस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी का बलरामपुर जिला नेपाल की सीमा से लगा है। यही वजह रही कि हर साल की तरह इस बार भी नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ आ गई और बाढ़ में 24 से ज्यादा गांव डूब गए, जिससे कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया और सैलाब के बीच ही लोग चलते दिखाई दिए। इस बीच यूपी के सहारनपुर से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें उफनती नदी के बीच कई लोग फंसे दिखे। पुलिस ने उन सभी को कार समेत सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर आ गई, जिसकी वजह से वहां के शाकुंभरी देवी मंदिर के पास की एक नदी में भी पानी का जलस्तर बढ़ गया और अचानक उसका बहाव काफी तेज हो गया, जिसमें एक कार फंस गई। पानी के बीच फंसी कार में 5 लोग सवार थे जो उस मंदिर में दर्शन करने आए थे। नदी के बीच लोगों को फंसा देखकर वहां मौजूद लोग मदद के लिए आगे आए और पुलिस के साथ मिलकर कार को किसी तरह पानी से बाहर निकाला, जिसकी वजह से कार सवार सभी 5 लोगों को बचा लिया गया।
वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में लगातार हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। तेज बारिश के बाद एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां से गुजर रही एक कार उस अंडरपास में फंसी नजर आई और उस कार में सवार पीएसी के एक जवान समेत 5 लोग खौफ से भर गए। यूपी के इटावा में बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया, जिसमें एक अंडरपास भी पानी में डूब गया। बताया गया कि वहां वो कार इटावा से मैनपुरी की ओर जा रही थी, जो उस अंडरपास में फंस गई और करीब आधे घंटे तक वो कार वहीं फंसी रही। वहीं आसपास के कुछ लोगों ने मदद की और काफी मशक्कत के बाद उस कार को मशीन के जरिए खींचकर अंडरपास से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद कार में सवार लोग प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते नजर आए। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश की वजह से सड़क धंस गई और वहां एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया गया कि जहां सड़क धंसी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार गिर गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया और फिर रस्सी की मदद से उस मोटरसाइकिल को भी गड्ढे से बाहर निकाल लिया। गनीमत यह रही कि उस मोटरसाइकिल सवार को चोट नहीं आई। बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनकी कोई चोट कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इस हादसे से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि लखनऊ में तेज बारिश होने की वजह से आशियाना इलाके में एक सड़क धंस गई, वहां गहरा गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल सवार उसमें गिर गया। फिलहाल इस हादसे के बाद जल निगम की टीम ने उस गड्ढे को भर दिया। और भारत के कई राज्यों के साथ साथ चीन में भी बाढ़ से हालात और बिगड़ गए। वहां के दक्षिण पश्चिमी इलाके की 7 नदियों में आई बाढ़ मानो सब कुछ निगलने को आमादा हो गई। उफनती नदियां अपने साथ हजारों लोगों का आशियाना बहा ले गईं और कई शहर तो पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गए, जिनमें चीन के चोंगचिन शहर में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, क्योंकि वहां की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में तो खेत खलिहान, घर और दुकान सब कुछ बाढ़ के पानी में समा गया। पानी की तेज रफ्तार और उसकी खौफनाक आवाज वहां की नदियों में आई बाढ़ की विनाश लीला बयां करती दिखी। उन 7 नदियों का पानी अपने किनारों को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। बाढ़ में हजारों घर तिनके की तरह ढह गए और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। वहीं चीन में आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। चीन में हर गुजरते पल के साथ बाढ़ कहर बरपाने लगी और हालात बद से बदतर होने लगे। बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही दिखने लगी और दक्षिण पश्चिमी इलाके से तो बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत की खबर भी आई। इतना ही नहीं, वहां से आई तस्वीरें डराने वाली। एक तस्वीर में बड़ी सी इमारत चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखी। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं। नदियों की तेज रफ्तार उनके रास्ते में आने वाली हर चीज डुबोने के लिए आतुर दिखी। कई इलाकों में तो बाढ़ के पानी ने लोगों के घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। आलम यह हो गया कि उनके और उनके अपनों की जान पर खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उधर पाकिस्तान भी बारिश की मार से बच नहीं पाया। वहां के लाहौर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। जगह जगह पानी भरने की वजह से वहां लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद लाहौर की सड़कें दरिया बन गई। वहां हर तरफ सैलाब का कब्जा नजर आया, जिसमें गाड़ियां खिलौने की तरह बहती दिखी। वहां कुछ लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश भी की, मगर पानी ज्यादा और बहाव तेज होने की वजह से उनके पैर डगमगाने लगे। वहां से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं। सड़क पर सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच से बहने लगी हो। बताया गया कि यह हाल वहां पिछले 24 घंटों से लगातार जारी बारिश की वजह से हुआ, जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। लाहौर के कलीमा चौक और माल रोड में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें गायब हो गईं और लोग अपने घरों में कैद हो गए। और लाहौर के कई दूसरे इलाकों में भी हालात बुरे हो गए। बताया गया कि वहां हुई बारिश ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर नाव चलाते दिखे। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से लाहौर के एक अस्पताल में पानी भर गया। वहां कुछ घंटों की जोरदार बारिश के बाद अस्पताल के अंदर से ऐसे पानी बहता दिखा मानो कोई झरना बह रहा हो। थोड़ी देर में बारिश का पानी अस्पताल के कई वार्ड में घुस गया, जिसके बाद अस्पताल के ज्यादातर कमरों में पानी ही पानी नजर आया। लेकिन हालात वहां तब और ज्यादा खराब हो गए जब अस्पताल में भारी बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके बाद अस्पताल का एक कर्मचारी पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया। वहीं लाहौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। उधर यूरोप के एक देश हॉलैंड में तूफान ने तबाही मचा दी। अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से वहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे उनके आसपास खड़ी गाड़ियां दब गईं और लोगों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि हॉलैंड में गर्मी के मौसम में अचानक तूफान आ गया, जिसकी वजह से हवाओं की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि कई बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और वो आसपास खड़ी जिन गाड़ियों पर गिरे उनका कचूमर निकल गया। पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए, जिसकी वजह से काम के लिए बाहर निकले लोग घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। हालांकि वहां की रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से सड़कों से पेड़ हटाने का काम किया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वेस्ट बैंक पर हमला करने के बाद इजरायल ने अब गाजा पट्टी पर धावा बोल दिया है। 2 दिन तक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से लड़ने के बाद इजरायल की सेना वहां से निकल गई।
लेकिन वेस्ट बैंक में अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के कुछ घंटों के अंदर इजराइल ने गाजा से जंग छेड़ दी। वेस्ट बैंक की तरह इजराइल की सेना ने गाजा पर भी रात के अंधेरे में वार किया और वहां राज करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि इस बार शुरुआत फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने की। पहले उन्होंने गाजा से इजराइल पर रॉकेट छोड़े, जिसका जवाब देने के लिए इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले कर दिए। यानी इजराइल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजराइल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया। वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। मगर इजराइल गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात के रॉकेटों की बौछार की गई और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजराइल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया। मगर गाजा से चले रॉकेट भले ही इजराइल का कुछ भी ना बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजराइल पर हमला तब हुआ जब इजराइल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। मगर उधर वेस्ट बैंक से इजराइल के सैनिकों ने निकलना शुरू किया और इधर गाजा से इजराइल पर रॉकेट बरसने शुरू हो गए। मतलब पहले इजराइल ने उसके यहां हमले करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथियों को खत्म करने के लिए वेस्ट बैंक के जिनीन शहर पर धावा बोला, फिर गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद उस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने गाजा पर पलटवार कर दिया और पहले वार फिर पलटवार के इस खेल में इजराइल की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। वेस्ट बैंक में 2 दिन तक चले इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वहां कम से कम 12 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा तो हुआ, लेकिन इजराइल के सैनिकों के जख्मी तक होने की कोई खबर नहीं आई। पर ऑपरेशन के आखिरी घंटों में इजराइल की फौज भी एक धमाके की चपेट में आ गई, जिसका रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में इजराइल की फौज की गाड़ियां वेस्ट बैंक से गुजरती दिखी। पहली बख्तरबंद गाड़ी तो आराम से निकल गई, लेकिन जैसे ही दूसरी गाड़ी की एंट्री हुई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरी की पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। पर 2 दिन तक वेस्ट बैंक में 2 दशकों में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बाद इजराइल ने ऐलान किया कि उसका ऑपरेशन पूरा हुआ और फिर सामने आई तस्वीरों में इजराइल की सेना की गाड़ियां वेस्ट बैंक से निकलती दिखी। इजराइल की सेना रात में ही वेस्ट बैंक में घुसी थी और रात को ही वो वहां से लौट गई। इस बीच दावा किया गया कि एक दिन पहले इजराइल के तेल अवीव शहर पर हुए हमले से उसका दुश्मन ईरान खुश हो गया, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वो हमला करने वाले फिलिस्तीनी को शहीद बता दिया। जबकि 20 साल के उस हमलावर ने तेल अवीव शहर में इजराइल के आम लोगों को पहले अपनी गाड़ी से रौंदा था और फिर गाड़ी से निकलकर लोगों पर चाकू से वार कर दिया था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमास के सिर पर ईरान का हाथ है। वो हमास को पैसों से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद देता है। इसलिए IRGC से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी हमला करने वाले फिलिस्तीनी की जमकर तारीफ की और उसे शहीद बता दिया। उधर मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी समुदाय के एक आदमी पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से फरार था। प्रवेश शुक्ला पर नशे की हालत में आदिवासी समुदाय के उस आदमी पर पेशाब करने का आरोप है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में रात के वक्त सड़क के किनारे प्रवेश शुक्ला आदिवासी समुदाय के एक आदमी पर पेशाब करता दिखाई दिया। आरोप है कि जिस वक्त प्रवेश शुक्ला ने यह हरकत की वो शराब के नशे में धुत था। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। फौरन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को आरोपी पर NSA के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और देर रात प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार की मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। आदिवासी समुदाय के जिस आदमी पर आरोपी प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया वो मानसिक रूप से बीमार बताया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। और इसके अलावा पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला के पेशाब करने का वीडियो बनाने वाले को भी हिरासत में ले लिया। पकड़े गए उस आदमी का नाम दीनदयाल साहू बताया गया, जिसने करीब 10 दिन पहले यह वीडियो बनाया था। और पुलिस के मुताबिक वीडियो के वायरल होते ही आरोपी प्रवेश शुक्ला फरार हो गया था। इस दौरान पुलिस ने वीडियो बनाने वाले दीनदयाल साहू को हिरासत में ले लिया।
आरोप है कि उसने प्रवेश शुक्ला को आदिवासी समुदाय के उस आदमी पर पेशाब करने से रोकने तक की कोशिश नहीं की। यही नहीं, वो पूरी घटना का वीडियो भी बनाता रहा। इसी बीच आरोपी के पिता रमाकांत शुक्ला ने भी दीनदयाल साहू पर साजिश के तहत उनके बेटे को फंसाने का आरोप लगा दिया। दीनदयाल साहू मृत्युंजय प्रसाद गौतम द्वारा ही बनाया गया फर्जी अपने स्टूडियो से। यही नहीं, आरोपी के घर वालों ने प्रवेश शुक्ला की हत्या की भी आशंका जताई। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि चुनावी रंजिश की वजह से उनके बेटे को फंसाया गया। और इसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी समुदाय के एक आदमी पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आरोपी पर एनएसए और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत सीधी जिले के गांव कुबरी में मौजूद उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से मकान के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। एक स्टोर रूम जैसा एक बनाया हुआ था, उसको गिरा रही है यहाँ पर बुलडोजर। इस कार्रवाई से पहले वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि किसी भी तरह के हालात को संभाला जा सके। इस दौरान प्रवेश शुक्ला के घर वाले रोते बिलखते नजर आए। घर की महिलाओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया। हम कहाँ जाएंगे? हमारे वृद्ध माँ बाप कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मकान के उन हिस्सों को गिरा दिया गया जो अतिक्रमण कर बनाए गए थे। इस बीच मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीधी कांड पर प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बताया गया कि वहां SDM दफ्तर के बाहर कांग्रेस के 2 गुट पहुंच गए और दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के एक दूसरे कार्यकर्ता पर थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। बताया गया कि इस दौरान वहां कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और चप्पल से अपने ही कार्यकर्ता को पीटते रहे। बताया गया कि वहां पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदिवासी समुदाय के एक आदमी पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ SDM को ज्ञापन देने गए थे, तभी उनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बहस शुरू हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने के 10 दिन बाद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। बेलारूस पहुंचे प्रिगोजिन ने एक ऑडियो संदेश जारी कर जल्द ही जीत मिलने का दावा किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर चीफ ने अपने ऑडियो संदेश में यह नहीं बताया कि वो किसके खिलाफ जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने रूस की जनता से वैगनर आर्मी के समर्थन में खड़े होने की अपील की। ऐसे में आशंका जताई गई कि वैगनर ग्रुप एक बार फिर पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस के लिए लड़ने वाले वैगनर ग्रुप ने 24 जून को पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी। हालांकि बाद में रूस की सरकार से समझौता होने पर वैगनर ग्रुप ने बेलारूस में पनाह ले ली, लेकिन दावा किया गया कि अब वहां से वैगनर चीफ ने जो संदेश जारी किया वो पुतिन की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। लेकिन प्रिगोजिन के इस दावे के बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उनको बेलारूस में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खतरा है। पिछले महीने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने टैंक और गोला बारूद के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ कूच किया था, जिससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का खून खौल उठा था। जिसके बाद उनके गुस्से से बचने और अपनी जान बचाने के लिए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बेलारूस में शरण ली। हालांकि बेलारूस में विपक्ष के एक नेता ने पश्चिमी मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया कि प्रिगोजिन कहीं भी छिप जाएं, पुतिन के गुस्से से वो बच नहीं सकते। उन्होंने येवगेनी प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों के लिए बेलारूस को पूरी तरह असुरक्षित बताया। असल में बेलारूस रूस का सबसे करीबी देश है और उसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के सबसे वफादार हैं। पुतिन के एक इशारे पर वो कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी बात को आधार बनाकर बेलारूस में विपक्ष के नेता ने प्रिगोजिन के लिए खतरा बताया। उधर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन अब युद्ध के अहम मोर्चों पर चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी में जुट गए, ताकि वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद जो जगह खाली हुई वो भरी जा सके, क्योंकि दावा किया गया कि बखमुत से वैगनर ग्रुप की विदाई के बाद से ही वहां रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। जेलेंस्की की फौज ने पलटवार करते हुए रूस की सेना को बखमुत के कई इलाकों से खदेड़ने का दावा किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने वहां चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने बताया कि उनके 7,000 से ज्यादा लड़ाके पहले ही यूक्रेन में तैनात हैं और जल्द ही बखमुत में चेचन सैनिकों की एक और यूनिट भेज दी जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस में सेना के जिस जनरल से पूछताछ की गई वो लापता बताए गए। दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुर्गई सुरोविकिन को 24 जून के बाद किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसी दिन यूक्रेन जंग में रूस के लिए लड़ने वाली वैगनर आर्मी ने विद्रोह कर दिया था। बाद में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के जनरल सर्गई सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप के प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात पुतिन को नहीं बताई। इतना ही नहीं, सर्गई सुरोविकिन पर आरोप लगे कि उन्होंने रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मदद की थी, इसीलिए रूस की सेना के इस जनरल से पूछताछ की गई। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पूछताछ के बाद से ही जनरल सर्गई सुरोविकिन गायब है। ऐसे में आशंकाएं जताई गईं कि पुतिन ने बगावत करने वाले अपने इस जनरल को ठिकाने लगा दिया। इधर उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया।
बरेली में तैनात ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। कुछ रोज पहले ही आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का भी आरोप मढ़ा था। और अब पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर उनकी हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप है कि एसडीएम ज्योति मौर्य फोन करके उन्हें जांच रुकवाने की धमकी दे रही हैं। कि मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि पत्नी ज्योति के इशारे पर उनके भाई सचिन मौर्य उनकी जान लेने की फिराक में है, जिसकी शिकायत उन्होंने यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज कराई। हालांकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने इन आरोपों को गलत बता दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच जल्द पूरी हो सकती है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का आरोप है कि मनीष दुबे की वजह से ही उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्य पर मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में दर्ज कराई थी। और अब सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच जल्द पूरी हो जाएगी। और आलोक मौर्य के मनीष दुबे पर लगाए गए आरोपों की जांच होमगार्ड के डीआईजी संतोष कुमार कर रहे हैं, जिन्हें जांच जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अपनी शिकायत में आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि 2020 से उनकी पत्नी ज्योति मौर्य गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में है और दोनों मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने ज्योति मौर्य की व्हाट्सएप चैट भी अधिकारियों को दी थी। बाद में आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई। और इसी बीच एक शादी का कार्ड सामने आया जिसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का बताया गया। इसी कार्ड के आधार पर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक बार फिर अपने पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने और उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आलोक के घर वालों ने उनके परिवार वालों को उनके बारे में झूठी जानकारी दी थी, क्योंकि शादी के वक्त आलोक एक मामूली सफाई कर्मचारी थे, जबकि उन्होंने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। इसी बीच ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया, जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा नजर आया, जबकि दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के नाम के नीचे अध्यापिका लिखा दिखाई दिया। इसी आधार पर ज्योति मौर्य ने एक बार फिर आलोक मौर्य को घेरा और उन पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि उनके आरोपों पर आलोक मौर्य की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे झगड़े पर गाना बनाने वाले बिहार के गायक ऋतिक पांडे ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ऋतिक पांडे के मुताबिक पिछले कई दिनों से उनके पास लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में आया, तभी से उनका गाना वायरल हो गया। और अब बिहार के छपरा जिले के रहने वाले सिंगर ऋतिक पांडे का आरोप है कि उन्हें पिछले कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि वो लोग उन्हें यूट्यूब से एसडीएम ज्योति मौर्य पर गाया गाना हटाने और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फोन आ रहा है और हमको धमकियां दी जा रही है कि गाने जो है यूट्यूब से जल्दी हटाइए, नहीं तो आपको हम गोली मरवा देंगे। ऋतिक पांडे के मुताबिक करीब 3 साल पहले उनकी मुलाकात आलोक मौर्य से हुई थी। उस दौरान आलोक ने उन्हें रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद उन्होंने ज्योति मौर्य पर न सिर्फ गाना लिखा, बल्कि उस गाने को अपनी आवाज भी दी। उधर फ्रांस में नाबालिग की मौत के एक हफ्ते बाद भी राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 साल के लड़के पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हिंसा की गई। और इस दौरान दंगा करने वालों ने एक बार फिर बड़ी संख्या में इमारतों और गाड़ियों को निशाना बनाया। नाबालिग की मौत के एक हफ्ते बाद भी फ्रांस के कई शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने जगह जगह आगजनी कर अपना विरोध जताया। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई, क्योंकि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस वजह से कई शहर हिंसा की आग में झुलस गए। फ्रांस के मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पिछले एक हफ्ते में करीब 6000 गाड़ियों और 1100 इमारतों को फूंक डाला है। इसके अलावा पूरे फ्रांस में 12000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस बीच फ्रांस में पुलिस की गोली से मरने वाले नाबालिग के घर वालों के लिए जुटाए जा रहे फंड से कई गुना ज्यादा रकम लोगों ने आरोपी पुलिस वाले के लिए जुटा ली। इस बात का दावा ब्रिटेन के मीडिया ने किया, जिसके मुताबिक पुलिस की गोली से मारे गए नाबालिग के लिए पूरे फ्रांस में अभियान चलाया गया ताकि उसके परिवार वालों की आर्थिक मदद की जा सके। इस दौरान लोगों ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठा किए, जबकि आरोपी पुलिस वाले के समर्थन में भी कई शहरों में मुहिम चलाकर करीब 9 करोड़ का फंड जुटाया गया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना के बाद मुस्लिम शरणार्थियों और वहां के स्थानीय लोगों के बीच लंबे वक्त से जारी धार्मिक असंतोष खुलकर सामने आ गया, क्योंकि 27 जून को जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए थे वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया गया था। और इसी वजह से फ्रांस में बवाल बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, मुस्लिम शरणार्थियों के साथ कुछ शहरों में झड़पें भी शुरू हो गई। इन झड़पों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
और उनमें एक वीडियो में दिखा कि एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में सड़क के दोनों तरफ कई लोग खड़े होकर प्रदर्शन करते नजर आए। तभी वहां वो कार पहुंची और उसने किनारे खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद भी वो कार नहीं रुकी और लोगों को कुचलने के बाद वहां से निकल गई। फ्रांस के मीडिया का दावा है कि प्रदर्शन कर रहे लोग मुस्लिम शरणार्थी थे जो पेरिस की घटना का विरोध करने जुटे थे। एक दिन पहले वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें मुस्लिम शरणार्थी और स्थानीय लोग आपस में लड़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इधर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक वकीलों के दो गुटों के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और उसी मुद्दे पर अचानक बात बिगड़ गई। और फिर देखते ही देखते 30 हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के दो गुट आमने सामने आ गए। उनके बीच काफी देर तक पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर में ही वकील इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां गोलियां चलने लगी। फायरिंग होते ही वहां का माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, तुरंत बड़े अधिकारी कोर्ट पहुंच गए। सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी और लीगल एक्शन। मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 हजारी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस के कई जवान वहां तैनात कर दिए गए। उधर झारखंड के धनबाद में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया। वहां हालात ऐसे बन गए कि फायरिंग की नौबत आ गई। दो गुटों के बीच ये झगड़ा ट्रक लोडिंग को लेकर हुआ और जमकर हंगामा होने लगा। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी हाथ में पिस्तौल लहराता नजर आया। आरोप लगाया गया कि घटना वाली जगह पर कई राउंड फायरिंग भी की गई। बाद में सूचना मिलने पर आसपास के 5 थानों की पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने वहां पहुंचकर हालात को संभाला। फिर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 9 राउंड धोखा देखे जाने की बात बताया जा रहा है। धनबाद में यह घटना बस्तागोला इलाके में कोयला भरने की एक जगह पर हुई, जहां ट्रक में लोडिंग को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में आवारा कुत्ते ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई गई। बच्ची के परिवार ने बताया कि बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी, उसी वक्त अचानक वहां एक आवारा कुत्ता आया और उसने बच्ची के नाक और कान पर काट लिया और कुत्ते के हमले से वो बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इलाज के दौरान 6 टांके लगाए गए। काटा है, कान पे है, 6 टांके हैं। उस बच्ची के पिता ने बताया कि उनके इलाके में आवारा कुत्ते काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जो आए दिन लोगों को काट लेते हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों पर 2 लोगों को पीटने का आरोप लगा। बताया गया कि इन सुरक्षा कर्मियों ने वहां के जोहानिसबर्ग शहर में बीच सड़क पर एक आदमी को बुरी तरह पीट दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुरक्षा कर्मी उस आदमी को लात मारते नजर आए। उन्होंने पहले उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकालकर सड़क पर पटका और फिर उस पर एक के बाद एक लातें बरसाई, जिससे वो बेहोश हो गया। लेकिन वो सुरक्षा कर्मी नहीं रुके और उसे मारते रहे। इस दौरान वहां एक और आदमी मौजूद था और उसे भी बेरहमी से पीटा गया। और जब वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए तो वो सुरक्षा कर्मी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। वीडियो में सुरक्षा कर्मियों के हाथों में राइफल भी नजर आई। बताया गया कि वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं वहां के उपराष्ट्रपति ने भी इस मामले की निंदा की। वहीं लंदन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्लेन में सवार एक आदमी ने उस वक्त गेट खोलने की कोशिश की जब वो रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से वहां बवाल मच गया और लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। वीडियो में वो आदमी अचानक अपनी सीट से उठा और चिल्लाते हुए प्लेन के गेट की तरफ बढ़ता दिखा, जिसे देखकर एक एयर होस्टेस वहां आई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं माना और उसे धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया। जिसके बाद उस प्लेन में सवार 2 आदमी उसे रोकने के लिए अपनी सीट से उठे और उसे फर्श पर गिरा दिया। बताया गया कि जिस वक्त उस प्लेन में बवाल हो रहा था तब वो रनवे पर था। ऐसे में मामला शांत करवाकर उस आदमी को प्लेन से उतारा गया और कुछ देर बाद प्लेन को फिर से रवाना किया गया। वहीं इस घटना के बाद उस आदमी को हिरासत में ले लिया गया। इसी बीच अमेरिका से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रोलर कोस्टर झूले पर घंटों तक कई लोगों की जान अटकी रही, क्योंकि वो झूला चलते चलते अटक गया, जिसकी वजह से उस पर बैठे 8 लोग कई घंटे तक उल्टे लटके रहे और उनमें 7 बच्चे थे। बताया गया कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक थीम पार्क में रोलर कोस्टर चलते चलते अचानक अटक गया, जिसकी वजह से उस पर बैठे 8 लोग कई घंटे उल्टे लटके रहे और जो जहां था वहीं फंस गया। रोलर कोस्टर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वहां की रेस्क्यू टीम ने सभी को बचा लिया। हालांकि सीढ़ी लगाकर इतनी ऊंचाई तक जाकर सभी को बचाने में उन्हें करीब 3 घंटे का वक्त लगा, लेकिन गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। इधर जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान सबसे आगे, इसीलिए उन्होंने सड़क पर उतरकर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर थालियां फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। लगातार महिलाएं बैरिकेडिंग तोड़ कर आ गई है। जहां पर अभी महिलाएं नजर आ रही है
वो 2 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी है, जिससे नाराज बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है ये, क्या इनको ये दिखाई नहीं दे रहे? बीजेपी दफ्तर से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की वजह से वो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं कर पाई। उधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर के जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि जब आग लगी तब उस वार्ड में 18 नवजात भर्ती थे और आग लगने की वजह से वहां हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अस्पताल के कर्मचारियों ने वार्ड में भर्ती नवजातों को बाहर निकाला और दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इस दौरान बच्चों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिन्हें अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने समझा बुझाकर शांत कराया। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। बताया गया कि उस वार्ड में लगे एक हीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस बीच स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना पर तुर्की आग बबूला हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। वहीं अब स्वीडन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता और मुश्किल हो गया, क्योंकि स्वीडन पर तुर्की भड़क गया, जो स्वीडन में हो रही कुरान के अपमान की घटनाओं से गुस्से में है और करीब 1 साल से स्वीडन के नेटो की सदस्यता में अड़ंगा लगाए हुए है। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा ये किया है कि तुर्की ने उसे नेटो की सदस्यता पर अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है, जिससे नेटो का सदस्य बनने की स्वीडन की मांग पर ग्रहण लग सकता है, जिसकी मांग वो पिछले साल यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के वक्त से ही करता आया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना को इस्लाम विरोधी करार दिया और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। वहीं शहबाज सरकार ने भी कुरान के अपमान की घटना पर पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों से एकजुट होने की भी अपील की और सुबह पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सत्र बुलाए जाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक स्वीडन में हुई कुरान के अपमान की घटना पर पाकिस्तान की संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वहीं शहबाज सरकार ने इस घटना पर विरोध दर्ज कराने के लिए 7 जुलाई को पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और स्वीडन में कुरान के अपमान को इस्लाम के खिलाफ साजिश करार दिया, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने वहां की एक मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया था। और इस मामले पर पाकिस्तान के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान में रह रहे ईसाई समुदाय के लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में रह रहे ईसाई समुदाय के लोगों ने शहबाज सरकार से सुरक्षा की मांग की और उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-जंगवी ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी, जो पहले भी वहां रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों को पश्चिमी देशों का एजेंट करार देते हुए धमकाता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना के बाद से ही पाकिस्तान में रह रहे ईसाई समुदाय के लोगों को धमकी दी गई और पाकिस्तान में रह रहे ईसाइयों पर आत्मघाती हमला करने की धमकी दी गई, जिससे वो लोग दहशत में आ गए और अब शहबाज सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की। इधर गुजरात के नवसारी में कई साल तक एक हिंदू लड़की को धोखा देकर रेप करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि असीम शेख नाम के बदमाश ने लव जिहाद से बचने के लिए पीड़ित की शादी एक हिंदू लड़के से करवा दी और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा, जिसके बाद पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के हाथों में रस्सी बांधकर उसके ही इलाके में परेड निकाल दी। पुलिस के इस काम की तारीफ वहां खड़ी मुस्लिम महिलाओं ने थाली बजाकर की, तो कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर फूल भी बरसाए। इस बीच आरोपी असीम शेख घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता दिखा, साथ ही वो कान पकड़कर उठक बैठक भी करता नजर आया। आरोप है कि असीम शेख ने 5 साल तक उस लड़की का रेप किया। इतना ही नहीं, शादीशुदा असीम शेख ने पीड़ित लड़की की शादी अपने यहाँ काम करने वाले एक हिंदू लड़के से करा दी और आरोप है कि वो इस दौरान लड़की का रेप करता रहा। बाद में पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने असीम शेख को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लव जिहाद के एक आरोपी के घर पर दोबारा बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि सिकंदर नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उसका रेप किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद फतेहपुर में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे आरोपी का मकान देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे, जिनके सामने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मकान को गिराया गया। आरोपों के मुताबिक सिकंदर नाम के मुस्लिम लड़के ने खुद को सोनू बताते हुए एक हिंदू लड़की से दोस्ती की थी, फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद सिकंदर पर लव जिहाद का आरोप लगा और उसके खिलाफ प्रशासन ने ये कार्रवाई की। इससे पहले भी प्रशासन ने आरोपी सिकंदर के इसी मकान पर बुलडोजर चलाकर उसका कुछ हिस्सा गिराया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन अपने टाइफून लड़ाकू विमानों को इजरायल की खतरनाक मिसाइलों से लैस करने की तैयारी में जुट गया। दावा किया गया कि ब्रिटेन के टाइफून विमानों में पहले घातक स्टॉर्म शैडो मिसाइलें लगाई गई थीं, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन ने अपनी ज्यादातर स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन को मदद के तौर पर दे दी,
जिसकी वजह से टाइफून लड़ाकू विमानों में लगने वाली इन मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। दावा किया गया कि इसीलिए ब्रिटेन अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के विकल्प के तौर पर सस्ती बैलिस्टिक मिसाइलें ढूंढने में जुट गया और उसकी तलाश इजरायल की रैम्पेज मिसाइलों से पूरी हुई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हवा से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइलें 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने इन मिसाइलों को खरीदने के लिए इजरायल से बातचीत भी शुरू कर दी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक इजरायल और अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच ईरान ने अपने जंगी जहाज पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने 1 महीने पहले ही अपनी फतह हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था, जो करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के ज्यादातर शहर ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान की ये मिसाइलें इजरायल के तेल अवीव शहर में महज 400 सेकंड के अंदर तबाही मचा सकती हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ईरान जल्द ही अपने दमावंत 2 युद्धपोत पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। दावा किया गया कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होने के बाद दमावंत 2 युद्धपोत कैस्पियन सागर में गश्त करेगा। इधर दिल्ली मेट्रो में कांवड़ियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 8 से 10 लड़के भक्ति गाने पर झूमते नजर आए। लेकिन इस वीडियो के सामने आने पर डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चेतावनी जारी कर दी और दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले सभी लोगों को नियमों का पालन करने के निर्देश दे दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में कांवड़ियों का एक ग्रुप दिल्ली मेट्रो से यात्रा करता नजर आया, जिसमें पीले कपड़े पहने 8 से 10 लड़के किसी भक्ति गीत पर डांस करते दिखाई दिए। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चेतावनी जारी कर दी और यात्रियों को मर्यादा में रहने के सख्त निर्देश दे दिए, ताकि मेट्रो से सफर करने वाले दूसरे लोगों को कोई परेशानी न हो। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हाथियों के साथ सेल्फी लेना 3 लोगों को भारी पड़ गया, क्योंकि वो तीनों लोग हाथियों के पास जाकर सेल्फी ले रहे थे। तभी हाथियों को अचानक गुस्सा आ गया और वो सेल्फी ले रहे तीनों लोगों को दौड़ाने लगे, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग डर गए और वहां से भागने लगे। इस दौरान एक आदमी सड़क पर ही गिर गया। इस बीच कुछ हाथी उसके नजदीक पहुंचने वाले थे, लेकिन वो आदमी तुरंत उठा और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। ये तीनों लोग दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए थे, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। इस बीच 3 दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के पीछे सिक्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम सामने आ रहा है। 5 महीने पहले भी सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था, जिसकी जांच के बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले महीने 16 जून को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सैन फ्रांसिस्को में रह रहे बाबा सरवन सिंह, अमनदीप सिंह और लखबीर सिंह समेत 7 लोगों के नाम का जिक्र किया गया। एनआईए के एफआईआर के मुताबिक ये सभी लोग 18 मार्च को हुए हमले के लिए जिम्मेदार थे और अब इन्हीं लोगों का नाम 3 दिन पहले भारत के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में भी सामने आ रहा है। एनआईए ने दूतावास पर हुए हमलों के लिए सिक्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू को मुख्य साजिशकर्ता बताया। आरोप है कि उसी ने खालिस्तान समर्थकों को हमले के लिए उकसाया। उधर रूस की सेना के 4 विमानों के अमेरिका के अलास्का राज्य के बेहद करीब पहुंचने से अमेरिका में खलबली मच गई। अपने इलाके के पास रूस के 2 मिसाइल कैरियर और 2 लड़ाकू विमानों को देखकर अमेरिका के कान खड़े हो गए और उसने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मार्च में अमेरिका का ड्रोन रूस के पास काला सागर में उड़ रहा था तो रूस आग बबूला हो गया था। उसके फाइटर जेट ने अमेरिका के ड्रोन को ऐसी टक्कर मार दी थी कि वो क्रैश ही हो गया था। इसलिए जब इस बार रूस के Tu-95MS जैसे मिसाइल कैरियर और Su-30SM और Su-35S जैसे फाइटर जेट अलास्का के पास दिखे तो अमेरिका एकदम चौकन्ना हो गया। उसने अपनी नजरें गिद्ध की तरह रूस के विमानों पर गड़ा दी। रूस ने बताया कि उसके विमान बेरिंग सागर के ऊपर उड़ रहे थे और बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जो अमेरिका के अलास्का और रूस के बीच में है। हालांकि रूस ने दावा किया कि उसके विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही उड़ान भरी, वो अमेरिका की हवाई सीमा में नहीं घुसे। अमेरिका ने भी माना कि यह रूस की रूटीन उड़ान थी, पर यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों की दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है कि अमेरिका ने रूस पर कतई भरोसा नहीं किया और एक पल के लिए भी उसके विमानों से अपनी नजरें नहीं हटाई। इधर बिहार के बेगूसराय से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये घटना 27 जून की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल एक दूसरे से भिड़ती दिखाई दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती नजर आईं। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को अपनी दाईं ओर मोड़ता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद गुबार उठता रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
पहाड़ के टूटने के बाद लिपुलेख हाईवे को बंद कर दिया गया। यह हाईवे भारत को चीन की सीमा से जोड़ता है। उधर गुजरात पर फिर आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गईं। क्योंकि गुजरात में फिर से बारिश के कहर की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी और वलसाड़ जिले में बारिश हो सकती है। भारी बारिश की इस चेतावनी के बाद राहत और बचाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती का प्लान बनाया गया। इसके साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इधर लखनऊ में भारी बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क धंस गई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से कई सड़कें तबाह हो गई, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया। क्योंकि वहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। तभी वहां से गुजर रही एक कार उस गड्ढे में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की एक टीम वहां पहुंची। इसके बाद उस कार को वहां से हटाया गया और उस गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया। आनन फानन में यहाँ पर प्रशासन जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा और उसके बाद मिट्टी डाला गया। लखनऊ में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। वहीं सिर्फ भारत के ही कई राज्य नहीं बल्कि चीन में भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की मार झेल रहा है। वहां उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही नजर आने लगी। बताया गया कि बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर ढह गए, कई सड़कें बह गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें विनाशकारी पानी सब कुछ निगलने पर आमादा दिखा। पानी जब हदें तोड़कर किनारों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा तो उसमें लोगों का घर, खेत और गाड़ियां सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी और उसमें फंसे लोग, जिन्हें बचाने में वहां की रेस्क्यू टीम जुट गई और कई जगह लोग खुद अपनों की जान बचाते भी दिखे। कोई अपने मासूम बच्चों को लाइफ जैकेट के सहारे तो कोई बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लादकर ही इस भयावह बाढ़ के पानी को चीरता हुआ सुरक्षित जगह की तलाश में कदम बढ़ाता दिखा। वहीं चीन में बाढ़ के बीच एक इमारत उफनती नदी में समा गई, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। इन दिनों भीषण बारिश की वजह से चीन के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। और सामने आए वीडियो में चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में बाढ़ की विनाश लीला साफ दिखी, जहां भीषण बारिश की वजह से एक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखी। इसी दौरान उस नदी के किनारे पर बनी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और नदी में समा गई। चीन के मीडिया के मुताबिक वहां का उत्तर पश्चिमी प्रांत शांशी, पूर्वी प्रांत अनहुई और दक्षिण मध्य प्रांत हुनान बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताए गए। और इस बीच चीन के हेनान प्रांत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया और चीन के मीडिया ने रेस्क्यू की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें कई फीट पानी के बीचों बीच एक कार आधी से ज्यादा डूबी दिखी, जिसमें कार सवार 2 लोग फंस गए थे, जो किसी भी पल बह सकते थे क्योंकि पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और ड्रोन की मदद से उन दोनों तक लाइफ जैकेट और रस्सी पहुंचाई गई। फिर रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पानी में उतरा और फंसे हुए दोनों लोगों को एक एक कर पानी की तेज धार के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दरिया बन चुकी एक सड़क पर एक लड़का नाव चलाता नजर आया, जबकि वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का सड़क पर ट्रैफिक के बीच नाव चलाता दिखाई दिया और उसके आसपास से गुजरती गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियों के ऊपर तक पानी भर गया। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसमें वहां से गुजरता एक मोटरसाइकिल सवार भी फंस गया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल भी पानी में आधी डूबी नजर आई, जिसके बाद उसने काफी मशक्कत कर अपनी मोटरसाइकिल को धक्का दिया और किसी तरह सैलाब के बीच से खुद को बचाकर बाहर निकाला। और दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और हाईवे पर कई फीट पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि सड़क और हाईवे पर कमर तक पानी भरने से गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाईवे पर पानी भरा नजर आया, जिसमें गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती दिखाई दी। हाईवे और सड़कों पर बारिश के पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक आदमी की मोटरसाइकिल पानी में कुछ दूर चलने के बाद बंद हो गई। हालांकि उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल को खींच कर ले जाना पड़ा। इस पानी में पैदल चलने वाले तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें काफी संभल कर सड़क से गुजरना पड़ा। लेकिन गुरुग्राम में सबसे ज्यादा परेशानी हाईवे से गुजरने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई। क्योंकि हाईवे पर लबालब पानी से कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए, जिसका असर वहां से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं, जो उस सैलाब में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। यही नहीं, कई गाड़ियों में बारिश का पानी घुसने से वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां बहते पानी में छोड़नी पड़ी। ना सिर्फ जल भरा हुआ है बल्कि जाम जो है वो अब इस वक्त लग चुका है।
सड़क और हाईवे पर जलभराव की वजह से दफ्तर से लौट रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब गुरुग्राम में आसमान से बारिश बूंदों की शक्ल में आफत बनकर बरसी, जिसने पूरा शहर बेहाल हो गया। पानी से भरी सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी भर गया। कई गाड़ियां तो तालाब बन चुकी सड़कों पर डूब गई और वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया और सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। गुरुग्राम में भारी बारिश ने वहां सड़कों को समंदर बना दिया और पानी से लबालब हुई सड़क पर ही लोग गाड़ी चलाते नजर आए। इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर चौक के इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तेज बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियां आधी डूबी दिखी तो वहीं मोटरसाइकिल सवार खुद को संभालते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो गई। पानी में डूबी सड़क पर कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए। और इसी तरह के हालात हरियाणा के रोहतक शहर से भी सामने आए। वहां कुछ घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। अब वहां पर चारों तरफ जल भराव दिखने लगा। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजर रही गाड़ियों के पहिए डूबे नजर आए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आया। करीब आधे घंटे की बारिश के बाद रोहतक में कई सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह तो सड़कें तालाब बन गई। वहीं रोहतक के निचले इलाकों में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां पर सरकारी दफ्तरों में भी बारिश का पानी चला गया। सड़क किनारे की दुकानें भी डूब गईं। इस बीच वहां पर एक एटीएम भी पानी में डूब गया। आधे घंटे की बारिश के बाद जिस तरह से जल भराव हुआ, उससे शहर की पानी निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। उधर मूसलाधार बारिश ने जम्मू के कई इलाकों में भी हाहाकार मचा दिया। जम्मू के पल्लावाला सेक्टर में तो कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से तवी नदी का पानी अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों की सांसें अटक गईं। बारिश के दौरान तवी नदी का पानी सैलाब की तरह तेज रफ्तार से बहता दिखा। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बारिश तेज रही तो लोगों को अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानों पे जो है वो भेजा जाएगा। जम्मू में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा छा गया और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को लाइट जलानी पड़ गई। बारिश के बाद गलियां तालाब बन गई और लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं जम्मू के सांबा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाढ़ के बीच एक कार बहती दिखी। जम्मू बचा। बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान और निकोबार की जेल में भेजने की तैयारी शुरू हो गई। एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लॉरेंस बिश्नोई को वहां की जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश कर दी, जिसका मतलब है कि गृह मंत्रालय हरी झंडी मिलते ही लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान और निकोबार की जेल में भेज दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सुनते ही लॉरेंस बिश्नोई के पसीने छूट गए, क्योंकि अंडमान और निकोबार की जेल कैदियों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है और इसीलिए जांच एजेंसी एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वहां भेजने की सिफारिश कर दी। खबर है कि एनआईए ने इस जेल में भेजने के लिए कई गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई और एनआईए की उस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि दिल्ली या पंजाब की जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दिया और इसी वजह से उसे अंडमान और निकोबार की जेल में भेजने की सिफारिश हुई है, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस को उम्मीद है कि ऐसा होने पर लॉरेंस अपने गुर्गों से किसी भी तरह संपर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जेल कैदियों के लिए सबसे खतरनाक जेलों में एक मानी जाती है। खबर है कि एनआईए ने गृह मंत्रालय को 25 खूंखार कैदियों की लिस्ट सौंपी है, जिनमें करीब 12 गैंगस्टरों को अंडमान और निकोबार की जेल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंडमान और निकोबार की जेल यानी काला पानी की सजा के नाम से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हालत खराब हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि एनआईए ने गृह मंत्रालय से लॉरेंस को इसी जेल में भेजने की सिफारिश की है। और सूत्रों के मुताबिक जैसे ही इस बात की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को मिली, वो बुरी तरह घबरा गया। अंडमान और निकोबार की जेल यानी काला पानी की सजा सुनते ही लॉरेंस की नींद उड़ गई। वो पूरी तरह खौफ में है, क्योंकि इस जेल में जाने का मतलब पूरी दुनिया से अलग हो जाना है। समंदर से घिरी ये जेल अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। इस जेल के चारों तरफ समंदर होने की वजह से वहां से कोई भी कैदी भागने की सोच भी नहीं सकता। खबर है कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को इस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ना ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। यही नहीं, लॉरेंस पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी गंभीर आरोप है और इसी वजह से जांच एजेंसी एनआईए ने उस पर शिकंजा कसा। सूत्रों के मुताबिक भारत का अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के मंसूबे ने ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों के करीब ला दिया। खबर है कि लॉरेंस ने न सिर्फ कनाडा में बैठे अर्शदीप डल्ला और सुखबीर सिंह संधू जैसे खालिस्तानी आतंकियों से दोस्ती बनाई, बल्कि उसने पाकिस्तान में हरविंदर सिंह रिंदा और लखवीर सिंह समेत भारत के कई दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया था। और आरोप है कि उनके जरिए उसने अवैध हथियारों का धंधा और नशे का कारोबार किया। इसी वजह से एनआईए ने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई पर ही एक्शन लिया, जो इस वक्त पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है। इधर बिहार के बेगूसराय से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई।
घटना 27 जून की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल एक दूसरे से भिड़ती दिखाई दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती नजर आईं। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को अपनी दाईं ओर मोड़ता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोग उछलकर दूर जा गिरे। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने फौरन उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक आदमी की मौत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक अदालत पर हमले के बाद वहां लोगों को बंधक बनाने की खबर है। बताया जा रहा है कि वहां अदालत के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद हमलावर ने वहां मौजूद लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि यूक्रेन ने लोगों को कब्जे में लेने के दावे की पुष्टि नहीं की है, मगर वहां के गृह मंत्री ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए एक आरोपी ने ही वहां कई ग्रेनेड फेंक दिए। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, बड़ी खबर है। देखिए कीव में जो शेवचेंको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके भीतर पहला धमाका हुआ। लगातार अब धमाके सुने जा रहे हैं। अब तक 3 धमाकों की पुष्टि हो चुकी है, जो इंटरनल मिनिस्टर की ओर से जो जानकारी दी जा रही है। 3 धमाके हुए हैं और कई लोग बंधक बनाए गए हैं और हैंड ग्रेनेड से धमाका किया। पहला धमाका टॉयलेट के भीतर किया गया था, उसके बाद लगातार धमाके होते रहे। स्पेशल फोर्सेज वहां पर डिप्लॉय कर दी गई। कितने लोग कोर्ट के अंदर है ये अब तक साफ नहीं हो पाया। साथ में एम्बुलेंसेज वहां मौके पर रखी गई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो शख्स है जिसपे 8 साल से एक ट्रायल कोर्ट चल रहा था, क्योंकि इंटरनल जॉब बताई जा रही है इस मामले में, इगोर ह्यूमेनिक करके एक शख्स है जो आरोपी के तौर पे माना जा रहा है। हालांकि स्पेशल फोर्सेज ने अभी कमांड हाथ में लिया है, लेकिन कुछ लोग अंदर बंधक होने के चलते स्पेशल ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हो सका है और लगातार अभी गोलीबारी की भी जानकारी मिल पा रही है और 3 धमाके अब तक हो चुके हैं। किशोर, शुक्रिया जनक आपका। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में एक साथ कई आत्मघाती ड्रोन से हमले करने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन की ओर से 5 आत्मघाती ड्रोन छोड़े गए, जिनमें एक ड्रोन मॉस्को से करीब 60 किलोमीटर दूर कुबिनका इलाके में मौजूद एक एयरपोर्ट के करीब नजर आया। लेकिन दावा किया गया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को टारगेट पर गिरने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया। लेकिन ड्रोन की खबर से एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। वहां आने वाली कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए 5 ड्रोन वक्त रहते नाकाम कर दिए गए, जिसकी वजह से इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने अपनी धरती पर यूक्रेन की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों के पीछे अमेरिका और नेटो के हाथ होने के आरोप लगा दिए। रूस ने मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में 5 ड्रोन मार गिराने का दावा किया और आरोप लगाया कि वो ड्रोन यूक्रेन की ओर से रूस के रिहायशी इलाकों में छोड़े गए, जिन्हें वक्त रहते रूस की फौज ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही तबाह कर दिया। इसी बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने उन ड्रोन हमलों के पीछे अमेरिका और नेटो का हाथ होने की बात कह दी। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया कि रूस की धरती पर अकेले ड्रोन हमले कर पाना यूक्रेन के बूते की बात ही नहीं। और आरोप लगाया कि इसके लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को खुफिया जानकारी के साथ साथ सैटेलाइट मदद भी दे रहे हैं और उन्हीं की मदद से यूक्रेन की सेना रूस पर एक के बाद एक ड्रोन हमले कर रही है। उधर अमेरिका का टेक्सास राज्य एक बार फिर भीषण गोलीबारी से दहल उठा। वहां एक फेस्टिवल के दौरान एक आदमी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि 4 जुलाई को अमेरिका की आजादी का जश्न मनाने के लिए टेक्सास राज्य में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। बताया गया कि वहां इस साल हुई फायरिंग की ये 30वीं वारदात थी। टेक्सास पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पार्किंग एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जब वहां 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं फायरिंग के बाद पुलिस ने उस इलाके में घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी, लेकिन हमलावर को नहीं पकड़ा जा सका। इधर दिल्ली में एक पुलिस वाले की पत्नी पर गाड़ी से टक्कर मारकर 5 लोगों को घायल कर देने का आरोप लगा। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने गाड़ी चला रही उस महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि उस महिला ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और उनकी गाड़ी कई लोगों को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे फुटपाथ से टकराकर रुक गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह हादसा एम्स अस्पताल के गेट नंबर 6 पर हुआ। यहाँ पे टक्कर मारी, इतनी तेज चलाई है तू, या फोन में बिजी हो रही हो सारी। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी नफे सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो आर्थिक अपराध शाखा में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, और आरोप लगा कि उनकी पत्नी ही उस गाड़ी को चला रही थी। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार स्कूटर सवार ने दूसरी तरफ से आने वाले स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें सामने से एक सफेद रंग के स्कूटर पर सवार एक आदमी आता दिखाई दिया और जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, दूसरी तरफ से आ रहे स्कूटर पर सवार महिला ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटर सवार दोनों महिलाएं एक खंबे से टकराईं और गिर पड़ी। हादसे का वीडियो सोलापुर के शिंदे चौक का बताया गया। हादसे में स्कूटर सवार दोनों महिलाओं को गंभीर रूप से चोटें आई और उन्हें आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है, क्योंकि एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे। यही नहीं, बांद्रा में हुए कार्यक्रम में अजीत गुट ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। हालांकि वहां केवल 33 विधायक ही पहुंचे। पेक्षा जास्त आमदार आज इथं उपस्थित आहे, काही ट्रैफिक मध्ये अडकले। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार का समर्थन करने 15 विधायक पहुंचे, जिन्हें शपथ दिलाई गई कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे। यही नहीं, शरद पवार ने वहां डंके की चोट पर बोल दिया कि वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और इन्हीं विधायकों को अपने खेमे में करने महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया गया। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शरद पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि नंबर गेम में फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी है, जिसे बनाए रखने के लिए अजीत पवार ने अपने खेमे के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया, जो अजीत पवार के साथ बस में बैठकर बांद्रा में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी विधायक इसी बस से होटल लौटे। यानी एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों गुटों ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं से एफिडेविट तक साइन करवाया। इस बीच शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर निशाना साधना जारी रखा। अजीत पवार ने तो शरद पवार की उम्र का हवाला देकर उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली, जबकि शरद पवार के समर्थकों ने उनकी 83 साल की उम्र को ही उनकी ताकत बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगा जिस पर लिखा गया कि 83 साल के एक योद्धा को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अजीत पवार ने बांद्रा के कार्यक्रम में शरद पवार की उम्र को उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की और उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? लेकिन शरद पवार नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने के मूड में दिखे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने पहले सातारा में ताकत दिखाई और फिर पार्टी दफ्तर में अपना दम दिखाया। वहीं सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना की मंत्रिमंडल विस्तार पर चिंता बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके गुट के नेताओं के मिले। और इसी बात ने एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को परेशान कर दिया। सूत्रों ने बताया कि शिंदे कैंप वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है, लेकिन अजीत पवार इसे अपने गुट के लिए मांग रहे हैं। इन अटकलों के बारे में जैसे ही कांग्रेस को पता चला, उसने शिंदे सरकार पर निशाना साध दिया कि शिंदे जी को हटा के अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अजीत पवार के शिंदे सरकार का हिस्सा बनने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने यह दावा कर दिया था कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उधर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में छिड़ी बहस के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया। जयपुर के कार्यक्रम में ओवैसी ने यूसीसी का विरोध किया था। आरिफ मोहम्मद खान ने ओवैसी को इसी का जवाब दिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे गिनवा दिए। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ओवैसी को चुनौती दी और दो टूक बोल दिया कि वो ये साबित करें कि उनकी बात सही है। अगर वो ये समझते हैं कि वो जिस चीज की वकालत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और ये प्रूव करिए कि ये औरों से बेहतर है। 2 दिन पहले जयपुर के कार्यक्रम में ओवैसी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध किया था। लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं।
यूसीसी लागू होने पर देश के हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा और लॉ कमीशन इसी मुद्दे पर देश के लोगों की राय ले रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कई आतंकियों के घरों में पुलिस ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर की स्पेशल एनआईए कोर्ट के निर्देश पर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में 6 जगह छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मंजूर अहमद, नजीर अहमद, शब्बीर अहमद, मोहम्मद इकबाल ऋषि, मोहम्मद अमीन भट्ट और मोहम्मद इकबाल के घरों पर छापे मारे गए। पुलिस ने दावा किया कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुछ मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए। स्मार्टफोन्स के थ्रू वो कम्युनिकेशन में है, टेररिस्ट अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वो सीज किए गए हैं और सील भी किए गए हैं, वो हम FSL भेजेंगे। जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इसी साल 26 अप्रैल को किश्तवाड़ के 26 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस बीच राजस्थान के कोटा में IIT में दाखिले की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र लापता हो गया, जिसके बाद उसके घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को उसके कोचिंग सेंटर से एक CCTV वीडियो मिला, जिसमें वो छात्र एक तरफ जाता दिखाई दिया। इस दौरान उसके पास एक बैग भी दिखा। पुलिस ने बताया कि लापता छात्र का नाम सूर्यकांत मिश्रा है और उसके पिता सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं। बताया गया कि सूर्यकांत IIT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो कोटा के कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। पुलिस ने CCTV की फुटेज के आधार पर छात्र की तलाश शुरू कर दी। उधर न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के खात्मे के लिए वहां की फौज ने कई बड़े एक्शन लिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान की पार्टी के सफाए के लिए 7 पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। और PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 3 पूर्व सांसदों के घरों पर छापेमारी की गई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान की पार्टी को खत्म करने के लिए सरकार के इशारे पर ISI और सेना ने ऑपरेशन बैकबोन चलाया, जिसके तहत 100 से ज्यादा PTI के सदस्यों और करीबियों ने इमरान का साथ छोड़ दिया। और अब ISI और पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया करने में जुटी है। इस इलाके में PTI के 7 महत्वपूर्ण नेताओं पर एंटी करप्शन यूनिट ने अलग अलग आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 3 सांसदों के घर एंटी करप्शन यूनिट ने छापा मारा। इमरान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कामरान बंगस ने आरोप लगाया कि शहबाज सरकार और सेना लगातार उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जांच कर रही एंटी करप्शन यूनिट को सरकार ने नई ताकत दे दी, जिसके बाद आने वाले दिनों में इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी NAB को एक नया अध्यादेश जारी कर नई ताकत दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरकार ने NAB को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार दे दिया। साथ ही जांच में सहयोग नहीं करने वालों को 30 दिन तक हिरासत में रखने का भी अधिकार दे दिया गया, जिसके बाद इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि यही एजेंसी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तोशाखाना मामले को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और इमरान खान को इस मामले में जमानत दे दी। इस बीच जापान के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई, क्योंकि वहां वो अपनी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ पहुंचे, जिसके बाद पाकिस्तान में लोग बिलावल भुट्टो पर भड़क गए और बिलावल पर सरकारी खर्चे पर बहन को साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाने लगे। ये घमासान तब मचा जब बिलावल ने जापान पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और इन तस्वीरों में बिलावल की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी भी दिखी। वो कई बैठकों में बिलावल के साथ नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोग सवाल उठाने लगे कि कंगाली के इस दौर में बिलावल भुट्टो को सरकारी खर्चे पर अपनी बहन को जापान ले जाने की जरूरत क्या थी। वहीं जापान दौरे पर बहन को साथ ले जाने पर पाकिस्तान में विपक्ष के नेता भी बिलावल पर निशाना साधते दिखे। इधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में 12 लोग फंस गए, उनमें एक गर्भवती महिला भी थी। जैसे ही लिफ्ट बीच में अटकी, उसमें सवार लोग शोर मचाने लगे, जिसके बाद उन लोगों को लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बीच में ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। हैदराबाद के उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में एक गर्भवती महिला समेत 12 लोग सवार थे और तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वो बीच में ही रुक गई। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सऊदी अरब में आतंकवाद के आरोप में 5 लोगों को मौत की सजा दी गई। धार्मिक स्थल पर हुए हमले के मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई, जिसके बाद 5 दोषियों को एक साथ मौत की सजा दी गई, जिसमें 4 दोषी सऊदी अरब के और 1 दोषी मिस्र का रहने वाला बताया गया। जानकारी के मुताबिक उन सभी पर एक धार्मिक स्थल पर हमला करने का आरोप था और इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सऊदी अरब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और फरमान जारी कर दिया। वहां पर तालिबान ने महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने पर रोक लगा दी।
तालिबान ने यह फरमान राजधानी काबुल समेत देश के सभी प्रांतों में जारी किया, जिसके बाद अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि इस फरमान के बाद उनकी रोजी रोटी पर संकट गहरा गया, क्योंकि तालिबान के सदाचार मंत्रालय ने वहां की महिलाओं को ब्यूटी पार्लर नहीं जाने का फरमान जारी कर दिया और महिलाओं के ब्यूटी पार्लर के लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दे दिया गया। इससे पहले भी तालिबान महिलाओं के खिलाफ कई फरमान जारी कर चुके हैं, जिनमें महिलाओं के स्कूलों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों में काम करने के साथ ही पार्क जाने और सिनेमा देखने पर बैन लगा दिया गया। इधर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक कारखाने में धमाके से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि गैस लीक होने की वजह से उस कारखाने में विस्फोट हुआ, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और कारखाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची, पूरे कारखाने में आग फैल चुकी थी और उस कारखाने में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कारखाने से धुआं निकलता नजर आया। बताया गया कि जिस वक्त विस्फोट हुआ उस वक्त उस कारखाने में 5 मजदूर सो रहे थे, जिसकी वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस में नशीला पदार्थ मिलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद व्हाइट हाउस के एक हिस्से को कुछ देर के लिए खाली करा लिया गया। हालांकि जिस वक्त ये नशीला पदार्थ वहां मिला उस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन मौजूद नहीं थे। लेकिन दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह व्हाइट हाउस में नशीला पदार्थ कोकेन मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के सीसीटीवी वीडियो भी खंगाले गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 3 दिन पहले रविवार को यह पाउडर वॉशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में पाया गया था। इसके बाद व्हाइट हाउस का लाइब्रेरी वाला हिस्सा कुछ देर के लिए खाली करवा दिया गया और उसकी जांच की गई। हालांकि अब तक नहीं पता चल सका कि व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में नशीला पदार्थ कोकेन पहुंचा कैसे। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। बताया गया कि पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दर्जनों लोग हाथों में लाठी लिए एक दूसरे पर हमला करते दिखे। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद दिखी। वीडियो मुर्शिदाबाद के सूती इलाके का बताया गया। वहां पर प्रचार के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के समर्थकों के घरों पर तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगे। कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पेट्रोल पंप पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें स्कूटर से पेट्रोल लेने पहुंची 2 महिलाएं पेट्रोल पंप कर्मचारियों से उलझती दिखाई दी और अपने साथियों को बुलाकर उन महिलाओं ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कैदी के द्वारा शिकायत की गई थी, उसके अनुसार उसमें एफआईआर की गई है। बताया गया कि पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी ने उन दोनों से लाइन में आकर पेट्रोल लेने की बात कही थी। इसी बात पर वो दोनों पेट्रोल पंप कर्मचारियों से भिड़ गई। हर दाने पर मोहर लगी है, किसने किसका खाया रे। हर दाने पर मोहर लगी है, किसने किसका खाया रे, फिर भी उसका हक बनता है जिसने इसे उगाया रे। 100 बात की एक बात कही घनश्याम ने, ब्रह्म सत्य है केवल, बाकी जग का सब जग मिथ्या है। ब्रह्म स्वरूप जीव को हर पल नचा रही है माया। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की एक बात।